वेलकम दोस्तों, आप सभी जुड़ गए हैं मार्क फॉर क्राइम चैनल पर, जहां आप सच्ची घटनाओं पर आधारित एक से बढ़कर एक कहानियां सुनेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में एल्फ्रेड लॉवेनस्टीन दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइनेंसर के रूप में उभर कर आए थे। वह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे। उन्होंने विभिन्न उद्योगों और वित्तीय प्रणाली जैसे बिजली और कृत्रिम रेशम व्यवसायों में निवेश किया था, जब ये सारे इंडस्ट्री अपनी शुरुआती दौर में थे। यह कहानी 4 जुलाई 1928 को शुरू होती है, जो इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझा रहस्य बन गया। आइए चलते हैं आज के कहानी की तरफ और जानते हैं कि आखिर इस दिन हुआ क्या था। उस दिन एल्फ्रेड और उनके कर्मचारी क्रॉयडन हवाई अड्डे से अपने प्राइवेट प्लेन से अपने घर बेल्जियम के लिए उड़ान भरी। हर बार की तरह यह यात्रा भी उनके लिए नियमित ही था। अक्सर उनका आना जाना लगा रहता था। मौसम बिल्कुल सही था और उड़ान योजना के अनुसार सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन यह यात्रा बाकी यात्राओं की तरह सामान्य यात्रा नहीं रहने वाला था। जब उनका प्राइवेट प्लेन 400 फीट की ऊंचाई पर इंग्लिश चैनल को पार कर रहा था, एल्फ्रेड शौचालय का उपयोग करने के लिए विमान के पिछले हिस्से से छोटे से डिब्बे की तरह बाथरूम के अंदर गए। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, एल्फ्रेड के विमान में मुख्य यात्री कैबिन यानी पैसेंजर कंपार्टमेंट के पीछे एक दरवाजा था और उसके पीछे 2 दरवाजे थे, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। दाईं ओर वाला बाथरूम की तरफ जाता था, जबकि बाईं ओर वाला अंदर और बाहर आने जाने का द्वार था, यानी एंट्रेंस और एग्जिट गेट था वो। एल्फ्रेड कभी उस कंपार्टमेंट से वापस लौट कर नहीं आए और वह आखिरी बार था जब किसी ने उन्हें जीवित देखा था। स्वाभाविक रूप से कर्मचारियों में से एक एल्फ्रेड की जांच करने के लिए गया। जब वह अपनी सीट पर वापस लौटकर नहीं आए तो उसने पायलट डोनाल्ड ड्रू को इसकी सूचना दी। तो उन्होंने एक अजीब निर्णय लिया। पास के एयरपोर्ट पर उतरने के बजाय डैनगिर्क सिटी के बाहर एक सुनसान समुद्र तट पर उतरने का फैसला किया। यह समुद्र तट फ्रांसीसी सेना के नियंत्रण में था। तो पायलट और एल्फ्रेड के कर्मचारियों को अधिकारियों ने पकड़ लिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और वो परेशान थे कि आखिर उनके मालिक के साथ हुआ क्या था। और वे सोचते हैं कि शायद उनके बॉस एल्फ्रेड गलती से एग्जिट डोर खोल दिए होंगे और प्लेन से गिरने से उनकी मौत हो गई होगी। पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या एल्फ्रेड लॉवेनस्टीन वास्तव में मर गया था? इस सवाल का जवाब 19 जुलाई को मिलेगा। एक मछली पकड़ने वाले नाव ने फ्रांसीसी तट के पास तैरती हुई एक सड़ी गली लाश देखी। उसके कपड़े और विभिन्न वस्तुओं को देखते हुए इस लाश की पहचान एल्फ्रेड लॉवेनस्टीन के शरीर के रूप में किया गया। उनकी पत्नी मैडलिन, जो अब विधवा हो गई थी, मौत का सही कारण पता लगाने के लिए प्राइवेट पोस्टमार्टम का व्यवस्था की। जांच में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जो बेईमानी और आत्महत्या का संकेत दे। हालांकि एल्फ्रेड के खून में अल्कोहल की हल्की सी मात्रा पाई गई थी, जबकि एल्फ्रेड कभी भी शराब नहीं पीता था। तो यह बात बिल्कुल अजीब थी। एक ऑफिशियल इंक्वायरी इसकी जांच के लिए बैठाई गई और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि एल्फ्रेड की मृत्यु एक्सीडेंटल थी। दोनों गवाहों ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि निकास द्वार खोलना आसान था और एल्फ्रेड गलती से वह दरवाजा खोल दिए होंगे। हम बाद में देखेंगे कि इस दावे की सत्यता गहन जांच के दायरे में आएगी। यह निष्कर्ष काफी हद तक विमान के पायलट डोनाल्ड ड्रू और मैकेनिक रॉबर्ट लिटिल के गवाही पर आधारित था। पूरी घटना को
कैसे हैंडल किया गया, इसके बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि उस घटना के तह तक जाने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए। तो क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी? यह बेहद असंभव लगता है। जैसा आप खुद सोच सकते हैं कि किसी के लिए भी हवाई जहाज के एग्जिट गेट को खोलना उतना आसान नहीं होता जितना पायलट और मैकेनिक ने अपने गवाहों में बताया था। तो घटना के बाद के हफ्तों में दरवाजे की स्थिरता की जांच करने के लिए कई परीक्षण किए गए थे और कुछ जांचों में ब्रिटिश वायु मंत्रालय की दुर्घटना शाखा के पुरुषों ने इस पर जांच किया। उन्होंने 1000 फीट की ऊंचाई पर विमान के एग्जिट गेट के तरफ अपना भार दिया। दरवाजे ने आसानी से इनका भार का सामना किया। इस जांच से निष्कर्ष स्पष्ट और सरल था कि कोई भी विमान से बाहर नहीं गिर सकता था। तो क्या यह आत्महत्या थी? इसके भी कोई तार जुड़ते नजर नहीं आ रहे थे। वह उस दिन उदास भी नहीं थे और वह घटना के दिन तक अपने भविष्य की योजना बना रहे थे। और अगर हम इस आत्महत्या के सिद्धांत को माने भी तो दरवाजे का मुद्दा अभी भी था, क्योंकि एल्फ्रेड खुद को मारने की कोशिश करती हुई इसे खुद खोल नहीं सकता था। इन सब तथ्यों से एक निष्कर्ष निकल रहा था कि एल्फ्रेड लोवेनस्टीन को विमान से कूदने के लिए मजबूर किया गया होगा। अगर वास्तव में ऐसा था तो किसने किया होगा? उन्होंने उड़ान के दौरान दरवाजा कैसे खोला और इस साजिश के पीछे कौन था? बेल्जियम के अधिकारियों को दिए गए गलत बयानों को देखते हुए दो स्पष्ट संदिग्ध डोनाल्ड ड्रू और रॉबर्ट लिटिल दिख रहे थे। लेखक विलियम नॉरिस का मानना है कि इन दोनों पुरुषों को एल्फ्रेड की हत्या करने के लिए काम पर रखा गया होगा। पायलट डोनाल्ड ड्रू की इस घटना के कुछ साल बाद ही पेट के कैंसर से मृत्यु हो गई। लगता है कि इस घटना के बाद उसने एक शानदार जीवन जिया है, जो यह इशारा करता है कि किसी ने उसे इस काम को अंजाम देने के लिए मोटी रकम का भुगतान किया होगा। नॉरिस का मानना है कि साजिशकर्ताओं ने प्रवेश द्वार को चोरी छिपके से बदल दिया होगा और उसके नट बोल्ट को ढीला कर दिया होगा। इससे उन्हें मध्य उड़ान के दौरान दरवाजा खोलने में और एल्फ्रेड को मारने में आसानी हो। जहां तक ओरिजिनल डोर की बात है तो इसे पीछे के छोटे लगेज कंपार्टमेंट में रख दिया गया होगा और फिर लैंडिंग के बाद दरवाजे को फिर से बदल दिया गया होगा और शायद इसीलिए पायलट पास के हवाई अड्डे पर उतरने के बजाय विमान को समुद्र तट पर उतारने का अजीब निर्णय लेता है ताकि उनके दरवाजे को बदलते हुए कोई देख ना सके। आखिर ऐसा है तो साजिश के पीछे कौन था जो उन्हें मरवाना चाहता था? कुछ संभावित संदिग्धों में से ये शामिल हो सकते हैं। हेनरी ड्रेफस, वह एक व्यापारिक प्रतिद्वंदी और एल्फ्रेड के पूर्व सहयोगी था। उनके बीच झगड़ा तब बढ़ गया था जब इस घटना के कुछ महीने पहले बेल्जियम प्रेस में एल्फ्रेड को लेकर कुछ प्रसारित किया गया था और एल्फ्रेड को जब यह पता चला कि इस एक्सपोज मिशन के पीछे हेनरी का हाथ था, इसके परिणाम स्वरूप हेनरी ड्रेफस को एल्फ्रेड द्वारा मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा था। क्या उसने अदालत में पेश होने से बचने के लिए हत्या की ओर रुख किया, जो एक विनाशकारी मुकदमा हो सकता था? अल्बर्ट पाम और फ्रेडरिक जारवेसी, दो व्यक्ति इंटरनेशनल होल्डिंग में एल्फ्रेड के पार्टनर थे। तो इससे ऐसा लगता है कि एल्फ्रेड की मृत्यु उनके लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता था।
लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स को करीब से देखने पर एक अलग ही कहानी निकल कर आई। तथ्य के रूप में इस घटना के बाद के हफ्तों में इंटरनेशनल होल्डिंग का स्टॉक एक रहस्यमय तरीके से $13 मिलियन के लाभ के कारण बढ़ गया और इसके पीछे की वजह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नॉरिस इस तथ्य की गहराई में गए और इस पर खोजबीन करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि यह राशि घटना के कुछ समय पहले एल्फ्रेड के जीवन पर निकाली गई गुमनाम बीमा पॉलिसियों से मेल खाती है, जबकि विलियम नॉरिस ने इस मामले को एक साथ जोड़कर कुछ उत्कृष्ट काम किए जो वहां के अधिकारियों ने भी नहीं किया। लेकिन फिर भी अल्फ्रेड लोवेनस्टीन की मृत्यु एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया और अपने पीछे कई प्रश्न छोड़ गए जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। जैसे क्या समुद्र में बुरी तरह से सड़ी हुई लाश वास्तव में एल्फ्रेड लोवेनस्टीन की थी? फ्रांसीसी और बेल्जियम दोनों अधिकारियों ने इस मामले को जल्दबाजी में क्यों बंद कर दिया? एल्फ्रेड के जीवन पर बीमा पॉलिसी के पीछे कौन था? इन सभी सवालों के साथ यह घटना इतिहास के पन्नों में एक रहस्य बनकर रह गया और आज भी एल्फ्रेड की मृत्यु का असली वजह पता नहीं चल पाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह एक मर्डर था या एक्सीडेंट? और अगर मर्डर था तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता था? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइए।